हेलो गाइस, कल तक हमने देखा था कल की क्लास तक कि विकास में अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, फिर उसके कुछ कोटेशन थे, कुछ डेफिनेशन थी, लोगों के स्टेटमेंट थे। उसको भी हमने देखा था कि हरलॉक क्या कहते हैं, गैसल क्या कहते हैं, स्किनर क्या कहते हैं। उसको हमने ट्रिक से याद भी किया था। फिर हमने देखा था कि विकास के पक्ष कौन से हैं। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक, संवेगात्मक, ये सभी विकास के पक्ष को भी हमने कवर किया था। फिर हमने देखा था कि जो विकास है वो शैशवावस्था में किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था में किस प्रकार से होता है। तो इतनी चीज़ें हम कल तक पढ़ चुके हैं। आज हमको देखना है किशोरावस्था। किशोरावस्था आपके सिलेबस में पक्का है कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा। भले ही वो शैशवावस्था से प्रश्न ना उठाए, लेकिन बाल्यावस्था और किशोरावस्था से वो प्रश्न जरूर बनेगा। यहाँ से हमें देखना है किशोरावस्था को कठिन काल के रूप में हम क्यों कहते हैं कि किशोरावस्था कठिन काल का रूप है। क्योंकि किशोरावस्था में समायोजन में असमर्थता होती है। बच्चे जल्दी समाज के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं, घर परिवार के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। अगर यदि आप 14 से 15 साल के बच्चों को देखते होंगे तो वो समाज के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है, अनमेच्योरिटी पाई जाती है। यौन आकर्षण और कामुकता किशोरावस्था में चरम सीमा पे होती है। वो जो है विषम लिंगी के प्रति, अपने से विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं तथा उनमें कामुकता की भावना प्रबल होती है। आगे है निषेधात्मक व्यवहार। जो किशोर होते हैं उनके अंदर निषेधात्मक व्यवहार पाया जाता है। जैसे अगर कोई किशोर है 14-15 साल का, 12 साल का, मतलब 13 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है, तो आप उससे कहेंगे कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम रात के 12 बजे तक पार्टी अटेंड नहीं करोगे। तो वो बच्चा अगर उसके सारे ग्रुप के जा रहे हैं, अगर आप उसे मना करेंगे तो वो अपने माता पिता से लड़ बैठेगा, उनका विरोध करेगा, कहेगा नहीं मैं जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा मैं, बाकी सारे तो जा रहे हैं, बाकी सारे के तो पेरेंट्स नहीं मना करें, आप मुझे क्यों मना करें, आप मुझे हमेशा बच्चा समझते हैं, आप समझते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। इस तरीके से बच्चे जो हैं वो झगड़ा करते हैं, मतलब उनके अंदर निषेधात्मक व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करते हैं। वो ना चाहते हुए भी ये व्यवहार प्रदर्शित ही करेंगे। अध्ययन में अरुचि होती है, बहिर्गामी प्रवृत्ति के होते हैं। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो बहिर्गामी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जबकि शैशवावस्था में वो अंतर्मुखी होते हैं। मूल्यों आदर्शों में संघर्ष होता है। वो किसी को अपना आइडियल बनाते हैं, जैसे कि कोई स्वामी विवेकानंद को अपना आइडियल समझता है, कोई नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल बना लेता है कि मैं उनके जैसा नेता बनूंगा, उनके जैसा लीडर बनूंगा। कोई भगत सिंह को अपना आइडियल बनाता है कि मैं भगत सिंह के जैसा लीडर बनूंगा। इस तरीके से वो अपने आइडियल का चुनाव करते हैं और मूल्यों और आदर्शों में संघर्ष यहाँ से उनका स्टार्ट हो जाता है। वो रियलिटी को फेस करते हुए अपने जो उनका लक्ष्य होता है, जो उनके आइडियल होते हैं, उनके आदर्शों को भी फॉलो करते हैं। पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है। जो किशोर होते हैं वो, उनको जो पेंडुलम नहीं होता है कि इधर उधर इधर उधर करते रहते हैं, जो किशोर होते हैं उनकी भी अवस्था बिल्कुल पेंडुलम की जैसी होती है। इनमें उदासीनता होती है। दिवा स्वप्न चरम सीमा पे होता है। दिवा स्वप्न का मतलब सपने में देखेंगे कि यार काश मेरे पास भी फोर व्हीलर होता, काश मेरे पास भी बाइक होती उसकी जैसी। इस तरीके से सिर्फ सोचना, कर नहीं सकते हैं वो कुछ, सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि 17-18 साल मैक्सिमम तक जाते जाते किसके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद रहती हैं। तो वो सिर्फ दिवा स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, दिन में जागते हुए स्वप्न देखते हैं, जो कि पूरा पूरा नहीं हो पाती है। उनको लगता है कि ये हो नहीं पाएगा, लेकिन देखने में यानी कि सोचने में क्या हर्ज है। तो यहाँ पर दिवा स्वप्न की भावना किशोरावस्था में होती है। स्वच्छंदता यानी कि नियंत्रण अनुशासन से मुक्ति होना है। मतलब किशोर चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहें, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न रहे, अनुशासन न रहे। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं मतलब जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल के स्टूडेंट जो हैं वो अपने टीचरों से लड़ बैठते हैं। अगर टीचर ने उन्हें क्लास में डांट दिया है, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक व्यवहार कर दिया है, तो वो कहते हैं कि आओ आओ बाहर, मैं तुमको अच्छे से देख लूँगा। तो उनमें अनुशासन में हीनता होती है। इतनी विशेषताएं किशोरावस्था को की है, इसलिए किशोरावस्था को कठिन काल के रूप में देखा जाता है। आगे है किशोरावस्था में अधिगम किस प्रकार के होनी चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। इसकी जो अधिगम होती है वो भी काफ़ी यूनिक होनी चाहिए, एक अच्छे प्रॉपर वे में होनी चाहिए कि हम किशोर को कैसे शिक्षित करें। क्योंकि अगर वो आक्रामक व्यवहार रखते हैं, वे अपने माता पिता की भी नहीं सुनते हैं, वे
अपने मन का ही करना चाहते हैं, वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम शिक्षित करेंगे? किशोरावस्था की अधिगम योजना कैसे बनाएं? शारीरिक विकास के लिए शिक्षण अधिगम का आयोजन किया जाना चाहिए। खेल कूद, क्रिकेट, ये सारी जो चीज़ें बालकों के लिए और लड़कियों के लिए बैडमिंटन वगैरह प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे कि उनके जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ सके। फिर मानसिक विकास को अधिगम संबंधित वरीयता देनी चाहिए। संवेगात्मक परिमार्जन हेतु शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे किसी बच्चे के अंदर जो संवेगात्मक विकास है, अगर वो बहुत क्रोधित हो रहा है, तो उसके क्रोध को किस तरीके से अच्छे ढंग में उसको ढालें, किस तरीके से उसको शिक्षा दें, तो उसी के लिए जो परिमार्जन मतलब परिवर्तित कर सके उसके संवेग को, वैसी शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। सामाजिक संबंधों हेतु शिक्षा दी जानी चाहिए कि समाज में हमें किस प्रकार से रहना है। व्यावसायिक तैयारी हेतु शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोरों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाना चाहिए। जीवन दर्शन की शिक्षा, धार्मिक एवं नैतिक विकास के लिए शिक्षा, यौन शिक्षा का प्रावधान, ये तो इम्पॉर्टेंट है। किशोरों को यौन शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। बालिकाओं के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री को जो बालिकाओं के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री है उनका भी विकास किया जाना चाहिए। इतनी चीज़ें हैं किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था में बच्चों को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे है उपर्युक्त शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा दें। किशोर व्यक्तित्व को सामाजिक मान्यता देनी चाहिए। जो किशोर हैं, जो 16-17 साल के हैं, अगर वो समाज में अपने आप को चढ़ बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, देखे होंगे आप भी अपने घरों में कि कोई 17-18 साल का लड़का है, तो आप अगर उससे कह दिए कि आज घर पे बर्थडे पार्टी है, तुम्हें बर्थडे पार्टी की सारी डेकोरेशन तुम्हें करनी है, तो वो बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। लेकिन अगर यहीं आप उसको फटकार लगाएंगे कि नहीं नहीं, तुम नहीं करोगे सारी चीज़ें, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा, तुम रहो घर पे ही रहो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, आप हमेशा उसको टॉर्चर करेंगे, उसके मन में एक निगेटिव थिंकिंग आने लगेगी और उसका जो डेवलपमेंट होगा वो प्रभावित होगा। इसलिए जो किशोर के व्यक्तित्व हैं उनको सामाजिक मान्यता देनी चाहिए। आगे है अपराध प्रकृति पर नियंत्रण। अपराध प्रकृति पर नियंत्रण होना चाहिए। किशोर निर्देशन की आवश्यकता होनी चाहिए। किशोरों को हमेशा बीच बीच में निर्देशन की आवश्यकता रहती है, इसलिए उनको निर्देशन देते रहना चाहिए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, तुम्हें अपने फ्यूचर में कौन सा चीज़ लेना है या फिर अपने करियर में क्या करना है, वो सभी उनको निर्देशन देते रहना चाहिए। क्योंकि किशोर अपने कैरियर को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। आगे है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। तो बाल विकास में निरंतरता का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, इसमें जो है विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। यद्यपि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती, यह गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, परंतु अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी भी रुकती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। भले ही कभी फास्ट हो जाए, कभी स्लो हो जाए, लेकिन चलता वो हमेशा रहता है। विकास के एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग और फिर अंगों के भार को चलाना सीखता है। जैसे सबसे पहले बालक अपने हाथों पर कंट्रोल करता है, अपने हाथों को अपने पैरों को घुमाता है, उसके बाद वो अपने अंगुलियों पर नियंत्रण पाता है। तो इस प्रकार से वो अपने हाथ और अंगुलियों के बीच में एकीकरण स्थापित करता है। इसलिए विकास में एकीकरण का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है। आगे है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। विकास की सभी दशाएं, विकास मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए परस्पर संबंध का विकास यानी कि जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास है वो सभी एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ना चाहिए। अगर इनमें से एक भी विकास रुक गया तो मनुष्य का विकास, मानव का विकास, बच्चे का विकास जो है प्रभावित होगा। वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। जैसे विकास बराबर होता रहता है, परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं रहती है। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यदि गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यही गति जो है मंद पड़ जाती है।
पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेजी से वृद्धि होने लगती। इसलिए कहा जाता है कि जो वृद्धि और विकास की गति होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी मीडियम में चलती है। तो इस तरीके से लेकिन चलती रहती है वो हमेशा। जो विकास है वो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। आगे है सामान्य से विशेष की ओर चलना। जो विकास है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपने हाथ में कुछ चीज़ें पकड़े तो पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारता है और उसके बाद फैलाने की चेष्टा करता है। इसी तरीके से शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसकी सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आंखों और वाक तक ही सीमित हो जाती हैं। जैसे शुरू में जब बच्चा रोता है तो वो हाथ पैर खूब पटकता है, लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उनकी जो रोने की या फिर जो अपनी बातों को व्यक्त करने की चीज़ें हैं वो अपनी आंखों के एक्सप्रेशन से ऐसी गुस्से वाली फीलिंग लाते हैं। फिर कभी अपने बस जो नहीं एक्सप्रेशन के द्वारा वो सिर्फ व्यक्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के सिद्धांत में यह है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। एक व्यक्ति की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक को कलाई की हड्डियों का एक्सरे मतलब एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक को समय की मानसिक योग्यताओं के जाने के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास और बुद्धि उसकी व्यक्तिगता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और प्रत्येक बालक के अंदर जो व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है विकास का वो हर बालक के अंदर अलग अलग होता है। चाहे ही वो बालक जुड़वा क्यों ना हो, फिर भी जुड़वा बालक होंगे, फिर भी उनमें जो व्यक्तिगत अंतर है वो अलग अलग ही पाया जाएगा, विभिन्न ही पाया जाएगा। नेक्स्ट है विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। विकास की गति एक जैसी न होकर पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। जबकि हम कहते हैं कि विकास जो है वो विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक एक सिमिलरिटी पाई जाती है, उसी को कहते हैं विकास की एक रूपता। आगे है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कुप्पू स्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर तथा जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है मतलब केंद्र से बाहर की ओर के क्रम में होता है। तो ये किसने कहा था? कुप्पू स्वामी ने। कि जो विकास होती है वो सिर से पैर की तरफ तथा केंद्र से बाहर की ओर होती है। ये स्टेटमेंट कुप्पुस्वामी का है। सिफेलोकार्डियल यानी कि सिरोधमुखी विकास क्रम का विकास लंबवत रूप में यानी कि सर से पैर की तरफ। यहाँ पे आप सिफेलो देखिए सर से पैर, और जहाँ पे आप प्रॉक्सिमो देखिए केंद्र से बाहर की तरफ विकास होगा। आगे है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है। जो वृद्धि जो विकास होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का गुणनफल होती है। इन्हीं के अंतः क्रिया के द्वारा विकास फलस्वरूप अच्छा होता है, विकास का परिणाम आता है। विकास लंबवत यानी कि जो विकास है वो लीनियर नहीं होता है, विकास स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। जो विकास है इस तरीके से वर्तुलाकार होता है। पहले वह इस प्रकार गति करता हुआ आगे बढ़ता है, परंतु फिर पीछे मुड़कर पहले के विकास को स्थायी बनाने का प्रयास करता है। जैसे अगर हम आज बच्चों को क ख ग घ सिखाए हैं, फिर जब भी हम उसको शब्द सिखाएंगे
शब्द सिखाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिर से उसका जो क ख ग घ सिखाए हैं एक बार उसका शॉर्टली फिर से रिवीजन करवाएंगे, फिर हम आगे शब्द पे बढ़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि विकास आगे तो बढ़ता है लेकिन फिर पीछे घूमता है और देखता है कि क्या चीज़ें छूट गई हैं, फिर उसको आगे लेकर बढ़ता है। इसलिए विकास वर्तुलाकार होता है जबकि अभिवृद्धि या फिर वृद्धि जो है वो लीनियर होती है। वृद्धि जो है वो लीनियर होती है और जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है। वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसी विकास में पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास दिया है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास दिया है और एरिक्सन ने कुल 8 स्टेजेस बताई हैं। चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अगर प्रश्न बने कि विकास के सिद्धांत से कौन रिलेटेड नहीं है तो ये तो पांचों रहेंगे, फिर इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो सभी विकास से प्रभावित नहीं है। फ्रायड, पियाजे, एरिक्सन, चॉम्स्की और कोहलबर्ग, यहाँ से इनके सिद्धांत को भी याद रखिए। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड, संज्ञानात्मक पियाजे, स्किनर जो है वो मनोसामाजिक से है, चॉम्स्की भाषा विकास और कोहलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है। आगे है विकास वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। वृद्धि और विकास की गति मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती है, अतः व्यक्ति अंतरों यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर हमें सभी बालकों को एक जैसी वृद्धि और विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। मतलब जो विकास होती है वो सभी बालकों में एक समान नहीं होती है। इसलिए एक शिक्षक को यह उम्मीद नहीं करना चाहिए कि जो विकास हो रहा है वो सभी बालकों में एक जैसा ही हो। यह आपको नहीं रखना है, यह आपको आशा नहीं करनी है। आगे है वृद्धि और विकास के दिशा और परिणाम संबंधी सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि एक ही जाति के सदस्यों में वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इस दिशा में जिस रूप में विकास या वृद्धि होनी चाहिए उस तरह बालकों की वृद्धि और विकास उस विशेष अवस्था आयु में हो रहा है या नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखने की चेष्टा होनी चाहिए। मतलब एक शिक्षक का दायित्व है कि वो बार बार चेक करता रहे कि प्रत्येक बालक की जो इस प्रकार से वृद्धि होनी चाहिए क्या वैसी वृद्धि हो रही है। किसी एक प्रतिभाशाली बालक को ही मानकर उसकी उसी के हिसाब से जो हमारे कक्षा का संचालन है उसे नहीं करना चाहिए। सभी बालकों की विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए कक्षा का संचालन करें। ये जो है वृद्धि और विकास के शैक्षणिक महत्व हैं। वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं अर्थात विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। बाद में आने वाले समय में वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, इस बात का ज्ञान भी इन सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है। जैसे कि हमें बच्चे में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन करनी है, अगर हम उसको क्या करें, जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षा दें, कैसे अपने पाठ्यक्रम में को सुधार में लाएं, कैसे नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, तो ये सभी जो है हमें बाल विकास के अध्ययन से ही शिक्षा मिलती है। मनोविज्ञान का विकास। जो मनोविज्ञान का विकास है सबसे पहले आत्मा के विकास विज्ञान के रूप में परिभाषित था। फिर आत्मा ने अपने मन में आया, मन ने अपने मन का त्याग किया, मतलब जो मनोविज्ञान है उसने सबसे पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वास्तव में वर्तमान में उसने व्यवहार को अपना लिया है। मनोविज्ञान ने व्यवहार को अपना लिया है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य क्या है। मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं कि संरचनावाद के संप्रदाय कौन है, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद और मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड है और संरचनावाद में वुंट टीचनर जो है वुंट टीचनर संरचनावाद के हैं। प्रकार्यवाद के जॉन डीवी हैं। व्यवहारवाद के पावलाव और वॉटसन है, जबकि वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन ये सभी गेस्टाल्टवादी हैं। अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रयोग के द्वारा जो है अपना प्रयोग दिया हुआ है इन्होंने। फ्रायड, एडलर और जुंग जो है वो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं। इतनी चीज़ें हमें बाल मनोविज्ञान में पढ़नी थी, तो 2 क्लास में हमने बाल मनोविज्ञान का एक सेशन कंप्लीट किया। यहाँ से हमारा 10 नंबर पूरा तैयार हुआ केवीएस में। 10 नंबर की पेडोलॉजी सिर्फ आपके इसी चैप्टर से है। बाकी
बाल विकास में क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं वो सब हम सभी जान चुके हैं। और इसी क्रम में आपका एक यूनिट कंप्लीट हुआ, दूसरा यूनिट आपका स्टार्ट होगा। जो बच्चों का नेतृत्व है, बच्चे में नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे होंगे, वो लीडरशिप कैसे करेंगे, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आपकी ये बाल मनोविज्ञान है, इसका एक बार हम छोटा-सा टेस्ट कर लेंगे। जितने भी प्रश्न हैं, सरसरी निगाह से उन प्रश्नों को भी देख लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं कल के क्लास में इसके रिवीजन के साथ, इसके प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।